लेट्स माइक चुनावी यात्रा। नमस्कार, लेट्स माइक चुनावी यात्रा में आपका स्वागत है। मैं हूं राखी जैन। बिहार में चुनाव का रंग चढ़ चुका है। देश भर की नजरें इस वक्त बिहार विधानसभा चुनाव पर टिकी हैं। आइए जानते हैं चुनाव से जुड़ी आज की बड़ी खबरें। लेकिन सबसे पहले चलते हैं हमारे सहयोगी वरिष्ठ पत्रकार कुलभूषण के पास, जो बिहार चुनाव के पहले चरण के मतदान वाले जिलों में शामिल सहरसा जिले के 4 विधानसभा क्षेत्रों की जानकारी दे रहे हैं। नमस्कार, बिहार विधानसभा चुनाव यात्रा में आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। आज मैं बिहार के पूर्वी इलाके के कोसी कमिश्नरी की सहरसा जिला के 4 विधानसभा क्षेत्रों के बारे में आपसे बात करूंगा। यह जिला इसलिए महत्वपूर्ण है कि यहाँ के भी आनंद मोहन और पप्पू यादव की वजह से दबंगई के लिए यह विख्यात जिला था। दोनों नेताओं की परिस्थिति बदली है, लेकिन समस्याएं जहाँ थी वहाँ बनी हुई है। पूरे बिहार में यदि पलायन की बात करें तो सर्वाधिक पलायन इन्हीं क्षेत्रों से होता है। हम कह सकते हैं सहरसा जिले से ही सर्वाधिक पलायन होता है। लोग पंजाब, दिल्ली और देश के अन्य भागों में रोजी रोटी की तलाश करते हैं। यह जिला इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि यहाँ कोई मुख्यमंत्री के निकट दावेदार है, तो कोई ब्यूरोक्रेट है, कोई राजा परिवार का है, तो कोई नवगठित दल के एक महत्वपूर्ण नेता हैं। खासकर मैं इनकी चर्चा करूंगा आईपी गुप्ता का, जो नवगठित इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के अध्यक्ष हैं और महागठबंधन के साथ इनका गठबंधन हुआ है और ये पूरे राज्य में अति पिछड़ों के वोट राजद की ओर करने के लिए लगातार संकल्पित हैं और लगातार तेजस्वी यादव के साथ और जो सन ऑफ मल्ला के रूप से सहनी जी जाने जाते हैं, उनके साथ हवाई यात्रा करके, हेलीकॉप्टर से यात्रा कर राजद के लिए, महागठबंधन के लिए मतदान करने का अपील करते रहते हैं। कुल मिलाकर यह यादव और राजपूत मुस्लिम बहुल क्षेत्र माना जाता है। सर्वाधिक वोटर इन्हीं जाति से आता है, लेकिन अति पिछड़ी जातियों के वोटर को नज़रअंदाज करना किसी के लिए भी मुश्किल है, क्योंकि इसे बिहार में पचफोरना कहा जाता है। कहने का मतलब ये ऐसी जात है जो आपको देखने में नज़र नहीं आएगा, लेकिन इनका सभी जाति को जोड़ दें तो यह वोट काफ़ी प्रभावित करता है। इसी वोट पर तेजस्वी यादव की नज़र थी और आईपी गुप्ता के उन्होंने पार्टी में शामिल कराया। कुल 12,92,606 मतदाता वाले इस जिला में 1566 बूथ बनाए गए हैं। इन्हीं बूथों पर 6 नवंबर को मतदान होगा और इन जो कुल 45 प्रत्याशी हैं इस जिले में, इनके भाग्य का फैसला यहाँ के मतदाता करेंगे। हम समस्या की बात जहाँ तक करते हैं, यह पूरा इलाका पलायन के लिए चर्चित है। पलायन कर यहाँ के लोग दूसरे राज्यों में जाकर अपनी रोजी रोटी तलाश करते हैं, लेकिन यहाँ के नेताओं के लिए एजेंडा अभी तक नहीं बन सका है। चूँकि बिहार चर्चित है जाति के आधार पर वोट करने के लिए, यह चर्चा ऐसे ही नहीं है। बिल्कुल जाति के आधार पर मतदान होता है और इस जातिगत मतदान की वजह से समस्याएं छूट जाती है। लेकिन आने वाला समय बदलेगा, हो सकता है समस्याओं पर नज़र जाए, लेकिन जो विकास में उसे भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। आज कोसी कुछ पहले के अपेक्षा कम समय में लोग ट्रेन से, बस से या रोड कहें तो रोड के माध्यम से यात्रा कर सकते हैं। यह एक परिस्थिति में बदलाव आई है, लेकिन गरीबी, बेरोजगारी और पलायन जैसी समस्याएं जैसे थी वैसी बनी हुई है। अब हम प्रत्याशी की बात करें तो हम चर्चा करना आवश्यक होगा। मुख्यमंत्री के निकट प्रत्याशी गुंजेश्वर साहू हैं। गुंजेश्वर साहू महिषी विधानसभा से प्रत्याशी हैं। इनका टक्कर एक ब्यूरोक्रेट हैं जो बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं, वो दे रहे हैं। उन्हें राजद ने प्रत्याशी बनाया है। इसलिए भी यह चर्चित है कि मुख्यमंत्री के निकटतम प्रत्याशी माने जाते हैं। इसलिए लोगों की नज़र है कि गुंजेश्वर साहू की जीत हार में क्या अंतर रहता है, कौन जीतते हैं और कौन हारते हैं। इसी तरह से हम यदि सिमरी बख्तियारपुर की बात करें तो एक जमींदार परिवार, या यूँ कहें कि यह राजघराना परिवार कहा जाता है। चौधरी मोहम्मद सलाहुद्दीन एक चर्चित कांग्रेस के नेता होते थे। उन्हीं के परिवार से, या कहें उनके पोते यूसुफ सलाहुद्दीन राजद के प्रत्याशी हैं। यह प्रत्याशी दूसरे विधानसभा क्षेत्र के लोगों को भी आकर्षित करता है, क्योंकि यह
परिवार किसी न किसी रूप में पूरे जिले के लोगों से जुड़ा है। इनका टक्कर संजय सिंह, जो लोजपा रामविलास के प्रत्याशी हैं, ये मुस्तैदी से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं जब सहरसा आते हैं तो फिर हम आईपी गुप्ता को याद करते हैं, क्योंकि आईपी गुप्ता आज जब महागठबंधन के लिए एक ऐसा चेहरा बन गए हैं जो अति पिछड़ा जो वोट होता है, जिसे पचफोरना कहें या ऐसा कहें कि जी अब ऐसा वोटर जो बिल्कुल चुपचाप मतदान करते हैं, ये इस क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। इनका टक्कर भाजपा के आलोक रंजन है, ये बिहार सरकार के पूर्व मंत्री भी हैं। ये चुनाव मैदान में मुस्तैदी से डटे हुए हैं। एक चर्चित सीट इसका सोनवर्षा है। सोनवर्षा विधानसभा क्षेत्र में आज इसलिए खासे चर्चा में है क्योंकि रत्नेश सादा को मुख्यमंत्री ने तब टिकट दिया जब मांग उनके जो एनडीए की बैठक में इनका टिकट कट चुका था। इसलिए मुख्यमंत्री का विशेष कृपा की वजह से रत्नेश सादा इसमें चुनाव मैदान में डटे हुए हैं। वहीं राजद की सरिता देवी हैं, राजद माफ़ करेंगे, ये कांग्रेस की सरिता देवी हैं, ये सरिता पासवान के नाम से भी जानी जाती हैं। तो कुल मिलाकर यह कहें जो यह 4 विधानसभा क्षेत्र वाला जिला जरूर है, लेकिन कहीं न कहीं राजधानी की राजनीति से जुड़ा हुआ विधानसभा क्षेत्र है और प्रत्याशी हैं, इसलिए खासे में चर्चा में है। और फिर हम आपको कल एक अन्य जिले के रिपोर्ट के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आपको धन्यवाद। अब खबरें चुनावी समर की। पीएम मोदी ने आज कटिहार में सभा की। उन्होंने कहा, आप आरजेडी कांग्रेस के पोस्टर देखिए, इनकी पार्टी के पुराने नेताओं की तस्वीरें पोस्टर से गायब हैं। अपने पिता का नाम बोलने में इन्हें शर्म आ रही है। वो कौन सा पाप है जिसे आरजेडी वालों को बिहार के नौजवानों से छिपाना पड़ रहा है? इन लोगों के पोस्टर से कांग्रेस लगभग गायब है। कांग्रेस के नामदार ने छठ महापर्व को इसलिए भी ड्रामा बताया ताकि बिहार के लोग राजद पर गुस्सा निकालने और राजद को पराजित करें। बिहार विधानसभा चुनाव में पहले फेज के प्रचार में 2 दिन बचे हैं। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने बिहार के रोसड़ा में रोड शो किया और सहरसा में सभा की। उन्होंने कहा, देश में कुछ भी होता है तो ये लोग हमारे ऊपर ठीकरा फोड़ते हैं। इन लोगों को अपमान मंत्रालय बना देना चाहिए। प्रधानमंत्री का समय बहुत कीमती होता है। ये फालतू की बातों में आपका समय बर्बाद कर रहे हैं। बिहार की नीतीश सरकार दिल्ली से चल रही है, आपके सीएम की नहीं सुनी जा रही। कर्नाटका में चुनाव था, वहां गए, कहने लग गए कि कर्नाटका के लोगों का अपमान किया है विपक्ष ने। बंगाल गए तो बंगाल का अपमान। यहां बिहार आते हैं तो कहते हैं कि पूरे विपक्षी दल के सारे नेता बिहार की जनता का अपमान कर रहे हैं। तो मैं सोच रही थी इनका भाषण सुनते हुए कि मैं एक सुझाव देना चाहती हूं प्रधानमंत्री जी को, क्योंकि उनका समय जो है बहुत महत्वपूर्ण है इस देश के लिए। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी का जो समय है वो काम करने में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए। रोजगार दिलवाने में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? बेरोजगार हो ना तुम, बेरोजगार हो ना, पढ़े लिखे भी होगे, पढ़े लिखे हो लेकिन बेरोजगार हो। तो प्रधानमंत्री जी का जो समय है वो रोजगार दिलवाने में, विकास लाने में, बड़े बड़े उद्योगों को लगवाने में लगना चाहिए। इसीलिए मेरा सुझाव ये है कि वो एक नया मंत्रालय बना दें और उसका नाम रखें अपमान मंत्रालय। क्यों? अच्छा सुझाव है पप्पू जी। एक अपमान मंत्रालय बना दें ताकि उनका समय व्यर्थ ना हो। वो बड़ी बड़ी सूचियां निकाल देते हैं कि हमें इसने गाली दी, उसने गाली दी, इसने हमारा अपमान किया। तो खुद क्या बैठ के सूची बनाएंगे? अपमान मंत्रालय बना देगा। और जब आप अपनी नौकरी, अपने रोजगार के लिए धरना प्रदर्शन करोगे और उनको लगेगा कि देश का अपमान हो रहा है क्योंकि कोई सवाल उठा रहा है, तो अपमान मंत्रालय बुला ले आपको, है कि नहीं? पटना में जनशक्ति जनता दल प्रमुख तेज प्रताप यादव ने कहा, राहुल गांधी का काम मोटरसाइकिल चलाना और प्रदूषण फैलाना है। वो पूरी जिंदगी मछली पकड़ते रहेंगे, देश अंधकार में डूब जाएगा। जलेबी पकाना, मछली पकड़ना, उनको तो रसोइया होना चाहिए था, वो नेता क्यों बने? वहीं तेज प्रताप ने कहा, तेजस्वी कल महुआ गए थे
और वहां स्थानीय विधायक ने लोगों पर लाठीचार्ज किया। वो सामाजिक न्याय की बात करते हैं, लेकिन महुआ में वो गरीबों को पीट रहे हैं। महुआ वो गए थे, अब महुआ जाने के बाद वहाँ का जो विधायक है महुआ के लोगों के ऊपर लाठी चार्ज करवाया। वो वीडियो सामने जग जाहिर हो रहा है कि किस तरीके से गरीब जनता का ये लोग बात करते हैं, सामाजिक न्याय का बात करते हैं और सामाजिक न्याय के गरीब जनता ही को पिटवा रहे हैं वहाँ महुआ में। तो मेरा प्रोग्राम है तो जाएंगे नहीं राघोपुर में, एक जगह नहीं, राघोपुर में 2 जगह हेलीकॉप्टर उतारेंगे। राहुल गांधी मछली पकड़ रहे हैं। तो राहुल गांधी का काम है मोटरसाइकिल चलाना, फटफटी चलाना और पॉल्यूशन फैलाना। अब मछलियाँ पकड़ते रह जाएंगे जिंदगी भर और देश चला जाएगा अंधकार में। रोजगार का बात करेंगे और रोजगार मिल ही नहीं रहा है। तो मछली पकड़ रहे हैं तो पकड़ने दीजिए उनको मछली। महुआ का माहौल क्या है सर? जिलेबी छानने से, मछली पकड़ने से वही जानेंगे। उनको रसोईया होना चाहिए था, नेतागिरी में कहा आ गया, रसोईया होना चाहिए था। तो ये थी आज की चुनावी हलचल और चर्चाएं। कल फिर हाजिर होंगे ताज़ा चुनावी अपडेट्स और जमीनी रिपोर्ट्स के साथ। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.
now from Play Store. Available both on